हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं, बीपीएससी का 71 का पीटी स्टार्ट होने वाला है 13 सितंबर को, और इसे लेकर हम जो एडुटेरिया का टेस्ट है फुल टेस्ट वो ला रहे हैं। आज जो होने वाला है वो है फुल टेस्ट 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं फुल टेस्ट 1 को। इसमें आपको क्वेश्चन विथ आंसर डिस्कस करवाया जाएगा, तो बने रहिएगा। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी निम्नलिखित में से स्रोत क्या है। हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी के स्रोत क्या है। तो पहला हो जाएगा संस्कृत नाटक रत्नावली, और तीसरा है बंसखेड़ा शिलालेख। ये दोनों से हमें जानकारी मिलता है। फाहियान का बात किया जाए तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, तो इससे नहीं हो जाएगा, बल्कि संस्कृत नाटक रत्नावली जो हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है एवं बंसखेड़ा शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। देखते हैं, इसका डिस्कशन में लिखा गया है, हर्ष द्वारा रचित रत्नावली और उनके शासनकाल के दौरान जारी बंसखेड़ा शिलालेख दोनों ही हर्षवर्धन के काल जो 606 से 647 ईस्वी है के अध्ययन के प्रत्यक्ष स्रोत है। फाहियान का बात किया जाए तो फाहियान एक चीन बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ठीक है, और इनका शासनकाल होता है 380 से 14, तो इनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत हैं उनके दरबारी कवि वानभट्ट की हर्षचरित्र, चीनी बौद्ध भिक्षु हेनसांग की सीयू की यात्रा वृत्तांत और हर्ष की अपनी नाट्य कृतियाँ। ये हर्ष की 3 नाट्य कृतियाँ हैं। पहला है वो है रत्नावली, नागनंदन और प्रियदर्शिका। पीएनआर से आप याद रखे थे, पीएनआर, प्रियदर्शिका, नागनंदन और रत्नावली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। इनमें से कौन जो है वो हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। पहला है पुरातात्विक उत्खनन, दूसरा है ताम्रपत्र लेख, तीसरा है शिलालेख और धार्मिक ग्रंथ। तो सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य रूप से इसका संबंध में पुरातात्विक उत्खनन के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा काल से ताम्रलेख या शिलालेख या धार्मिक ग्रंथ की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, कोई भी ताम्रलेख नहीं प्राप्त हुआ है, शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ या धार्मिक ग्रंथ नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनकी लिपि अभी भी अपठित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक प्रतीत होती है, लेकिन इसका अर्थ अभी तक समझा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थल से प्राप्त मुहरे, मिट्टी के बर्तन, पत्थर और अन्य सामग्री पर हड़प्पा लिपि के निशान मिलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है। पूछा गया है जैन साहित्य का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो आचरांग सूत्र है, सूत्र कृतांग है, बृहत कल्प सूत्र है, थेरी गाथा नहीं है। थेरी गाथा जो है एक बौद्ध ग्रंथ था। ठीक है, थेरी गाथा जो है वो बौद्ध ग्रंथ है। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो जैन ग्रंथ नहीं है। यह आरंभिक बौद्ध भिक्षुनी द्वारा लिखी गई कविता का संग्रह है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म के पाली साहित्य का हिस्सा है। आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र, ये सभी जैन ग्रंथ हैं जो जैन आगम साहित्य का हिस्सा है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में विनिमय का माध्यम क्या था। मौर्य काल में विनिमय का माध्यम क्या था। तो वो था पन्न। ठीक है, पन्न। मौर्य काल के दौरान विनिमय का प्रचलित माध्यम पन्न नामक चांदी का सिक्का था। इन पंचमार्क सिक्कों को साम्राज्य भर में व्यापार और वाणिज्य के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, जिसके एक मानकीकृत मौद्रिक प्रणाली की सुविधा मिलती है। दिनार और चूर्णी का बात किया जाए तो दिनार और चूर्णी जैसे अन्य विकल्प मौर्य काल की प्राथमिक मुद्रा नहीं थी, और गाय पहले की वस्तु विनिमय प्रणाली से अधिक जुड़ी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 5th, निम्नलिखित में कौन सा सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। सिकंदर के साथ भारत कौन नहीं आया था। तो निर्याकस आया था जो जल सेनापति था। डायमेकस नहीं आया था। ठीक है, एंसिक्रेटस और एस्टिबुलस आया था। निर्याकस, एंस्टिक्रेसर और एस्टिबुलस आया था। डायमेकस नहीं आया था। ठीक है, तो स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। सिकंदर महान, जिसका समय होता है 336 से 323 ईसा पूर्व, ने लगभग 327 ईस्वी पूर्व में भारत की आक्रमण किया। निर्याकस, एंसिक्रेटस और एस्टिबुलस सभी साथी अधिकारी थे जो सिकंदर के भारतीय अभियान के दौरान उसके साथ थे। हालांकि डायमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डायमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत में नहीं है। कौन सा हड़प्पा स्थल है जो भारत में नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है आमरी। आमरी का बात किया जाए तो यह सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, आमरी जो बात किया जाए तो यह सिंध पाकिस्तान में है। मिताथल का बात किया जाए तो मिताथल ये जो है यह है हरियाणा में और भारत में। ठीक है, मिताथल हरियाणा में हो जाएगा, यानी कि भारत में। बनावली का बात किया जाए तो यह भी हरियाणा में हो जाएगा, हरियाणा में। हड़प्पा का बात किया जाए तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, पंजाब में है, यानी कि पाकिस्तान का पंजाब प्रांत में। ठीक है, पाकिस्तान का पंजाब में हो जाएगा हड़प्पा और आमरी। ठीक है, आमरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। आमरी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। वही हड़प्पा का बात किया जाए तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो पूछा गया है कौन भारत में है, तो भारत में हो जाएगा मिताथल और बनावली, यानी कि 2 और 3 ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, मिताथल और बनावली, दोनों हरियाणा में है। निम्नलिखित में किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? कलचुरी राजवंश के संस्थापक है कोकल प्रथम। ठीक है, कलचुरी राजवंश की स्थापना कोकल प्रथम के द्वारा किया गया था। कलचुरी वंश जो मध्य प्रदेश की स्थापना कोकल प्रथम ने लगभग 845 ईस्वी में की थी, उसने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया। कलचुरी संभवतः चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। कलचुरी कोकल प्रथम ने प्रतिहार शासक भोज एवं उसके सामंत को युद्ध में हराया। उसने तुरुस्क वंग एवं कोंकण पर भी अधिकार किया था। चंद्रदेव वे कलचुरी नहीं थे बल्कि गढ़वाल राजवंश के संस्थापक थे, जिसने वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। चंद्रदेव को पहले की शक्ति के पतन के बाद क्षेत्र में एक नई सरकार की स्थापना करने और कलचुरियों से कन्याकुब्ज यानी कि कन्नौज पर कब्जा करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 8। मिनाउजुद्दीन सिराज ने तबकात नासरी पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित किया है? तबकात ए नासरी जो मिनहाज उज सिराज के द्वारा लिखा गया है, यह किस सुल्तान को समर्पित है? तो नासिरुद्दीन महमूद को, नासिरुद्दीन महमूद को। मिनाउजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासरी को दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया है। उन्होंने यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक वृतांत नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल के दौरान दिल्ली के काजी के रूप में कार्य करते हुए लिखा था और पुस्तक का नाम भी सुल्तान के नाम पर रखा गया है। ठीक है, मिनहाज उज सिराज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 9। बोला गया है अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दिया गया था? तो रामचंद्र देव को। अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल होता है 1296 से 1316 में। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को सुल्तान के अधीन होने के बाद राय रायन, जिसे का अर्थ होता है राजाओं का राजा, उपाधि दिया गया था रामचंद्र देव को। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पकड़े जाने और बाद में रिहा किए जाने के बाद रामचंद्र देव को सम्मान के साथ व्यवहार किया गया, उपहार दिए गए और दिल्ली सल्तनत के अधीन एक जागीरदारी के रूप में शासन करने की अनुमति दी गई। अगर बात किया जाए प्रताप रुद्रदेव का, तो प्रताप रुद्रदेव जो हैं वे दक्कन के काकतीय वंश के अंतिम शासक है। अलाउद्दीन खिलजी ने उनके राज्य पर आक्रमण किया और प्रताप रुद्रदेव अंततः दिल्ली सल्तनत के अधीन रहने के लिए सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राय रायन की उपाधि नहीं दी गई थी। अगर बात किया जाए बीरबल्लाल का, तो बीरबल्लाल दक्षिण भारत में होयसल वंश के शासक थे। होयसल का सामना अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं से भी हुआ, लेकिन बीरबल्लाल को अलाउद्दीन से राय रायन की उपाधि मिलने से कोई रिकॉर्ड इसका नहीं मिलता है। सुंदर पांडे का बात किया जाए तो तमिलनाडु के पांड्य वंश के शासक थे। पांडे को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के आक्रमण का सामना करना पड़ा, लेकिन सुंदर पांडे को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भी राय रायन की उपाधि नहीं दी गई थी। उपाधि दी गई थी वो थे रामचंद्र देव को दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 10। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में चकला शब्द का प्रयोग किया गया है। चकला शब्द किस लिए किया गया है? तो यह सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार का पर्यायवाची नहीं था। चकला क्या था? तो सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार का पर्यायवाची नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। शाहजहां के शासनकाल में परगना और सरकार के बीच एक प्रशासनिक इकाई का निर्माण किया गया, जिसे चकला कहा जाता था, जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। यह एक सूबा या प्रांत के भीतर एक प्रमुख प्रशासनिक इकाई थी और इसे आगे परगना में विभाजित किया गया था। चकला सरकार का पर्याय नहीं था, कभी कभी कुछ क्षेत्रों में सरकार की जगह लेता था या उसके साथ मौजूद रहता था। नेक्स्ट है औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लागू कर दिया था? औरंगजेब के द्वारा जजिया कर पुनः कब लागू किया गया था? तो 1679 में। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लागू किया था? औरंगजेब के द्वारा पुनः जजिया कर कब लागू किया गया? पूछा गया है जजिया कर। अगर बात किया जाए जजिया कर का, तो यह नन मुस्लिम से लिया जाता था और भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर लगाया जाता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में जजिया कर लागू कर दिया जाता है। उसी तरह जजिया कर जो है औरंगजेब के द्वारा, अकबर ने 1663 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। अकबर के द्वारा जजिया कर पुनः औरंगजेब के द्वारा 1679 में लगा दिया जाता है। ठीक है, 1679 में औरंगजेब ने 1679 में गैर मुस्लिम नागरिकों पर जजिया कर फिर से लगाया। औरंगजेब ने सबसे पहले मारवाड़ में जजिया की वसूली का आदेश दिया था, तदुपरांत पूरे साम्राज्य में लागू किया गया। जजिया का अंतिम रूप से 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, याद रखना है 1720 पूर्ण रूप से समाप्त किसके समय में? तो मोहम्मद शाह के समय में। नेक्स्ट है 1920 के खिलाफत समिति की बैठक किस शहर में हुई थी, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन को नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था? तो यह हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, इलाहाबाद में। 1 से
3 जून 1920, 1 से 3 जून 1920 तक इलाहाबाद के केंद्रीय खिलाफत समिति की बैठक हुई और इसी बैठक में ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग के कार्यक्रम की घोषणा की गई, जिसने खिलाफत नेताओं और गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बीच औपचारिक गठबंधन को चिन्हित किया था। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 13, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाओं का सही काल अनुक्रम इंगित करता है? मार्लो मिंटो सुधार का बात किया जाए तो मार्लो मिंटो सुधार हुआ 1909, मार्ले मिंटो सुधार हुआ 1909 में। गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। अगस्त प्रस्ताव का बात किया जाए तो अगस्त प्रस्ताव होता है 1940 को, 1940 को अगस्त प्रस्ताव। जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 को, 13 अप्रैल 1919। पूछा गया है घटनाओं का काल अनुक्रम इंगित करता है, तो इसमें काल अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 हो जाएगा, गांधी इरविन 1931 और अगस्त प्रस्ताव 40। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने लाठी और अखाड़ा दोनों क्लबों की स्थापना की। उन्होंने भारतीय युवाओं को बहादुर और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इन क्लब का गठन किया ताकि वे ब्रिटिश शासन का विरोध कर सके और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। लाठी क्लब और अखाड़े उपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ युवाओं में साहस और विद्रोह की भावना पैदा करने की उनकी व्यापक रणनीति का हिस्सा था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें। फॉरवर्ड ब्लॉक का बात किया जाए तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव का बात किया जाए तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, डेट याद रखना है 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव वायसराय लिनलिथगो द्वारा ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव रखा गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 17 फरवरी 1942 को, 17 फरवरी 1942 को आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में मोहन सिंह द्वारा गठित किया गया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस यह मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। पूछा है काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले हो जाएगा वो हो जाएगा 39 यानी कि 1 मई, उसके बाद हो जाएगा दिसंबर 1939 यानी कि 4, उसके बाद हो जाएगा 1940 यानी कि 2 और बाद में हो जाएगा 3, 1 4 2 3। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, देख लेते हैं। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाया था, फ्री इंडिया लीजन। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम बहुल प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा के विरोध में मनाया गया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अगस्त 1940 में वायसराय लिनलिथगो द्वारा ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव रखा गया। आज़ाद हिंद फौज 17 फरवरी 1942 को गठन 1942 में सिंगापुर में मोहन सिंह द्वारा गठित, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अकाल को रोकने और अकाल पीड़ित को मदद करने के लिए अकाल संहिता कब लागू की थी? अकाल संहिता कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया वर्ष 1883 में, वर्ष 1883 ईस्वी में। ठीक है, भारत सरकार ने अकाल को रोकने और अकाल पीड़ित की मदद के लिए पहले भारतीय अकाल आयोग 1880 की रिपोर्ट के तुरंत बाद 1883 में अंतरिम अकाल संहिता लागू की। इस संहिता में खाद्यान्न की कमी के स्तरों को वर्गीकृत किया गया और अकाल राहत के लिए सरकारी हस्तक्षेप की रूपरेखा तैयार की गई। वर्ष 1883 में अकाल संहिता लागू हुआ। याद रखना है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 17। 1765 ईस्वी में दीवानी के अधिकार मिलने के बाद अंग्रेज पहली बार किस पहाड़ी जनजाति के संपर्क में आए थे? तो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वोत्तर के पहाड़ी की सीमा से लगे क्षेत्र में अपने प्रशासन का विस्तार किया और इनके साथ व्यापार और वाणिज्य, विशेष रूप से चूना पत्थर का व्यापार शामिल था। 1765 में अंग्रेज सिलहट पहुंचे। खासी लोग चावल, नमक और सूखी मछली के बदले रेशम, सूती कपड़े, लोहा, मोम, शहद और हाथी दांत का व्यापार करने के लिए सिलहट सीमा पर स्थित पांडुआ जाते थे। बंगाल में मांग को पूरा करने के लिए खासी पहाड़ियों से चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने चूना पत्थर का व्यापार शुरू कर दिया और खासी लोग के संपर्क में आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी।
वर्ष 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अवैध घोषित कर दिया गया। वह आदेश क्या था? तो वह आदेश था अवैध संघ अध्यादेश। ठीक है, वह आदेश क्या था? तो वह आदेश था अवैध संघ अध्यादेश। ठीक है, वह आदेश था अवैध संघ अध्यादेश। जनवरी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तीव्र होने के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। यह अध्यादेश की श्रृंखला को लागू करके किया गया था, जिसमें सबसे उल्लेखनीय है अवैध संघ अध्यादेश, जिसे गैर कानूनी संघ अध्यादेश भी कहा जाता है। कांग्रेस की गतिविधियों को दबाने और उसके नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए था। अध्यादेश ने सरकार को किसी भी संघ को गैरकानूनी घोषित करने का अधिकार दिया अगर उसे सार्वजनिक व्यवस्था या सरकारी प्राधिकरण के लिए खतरा माना जाता था तो सीधे कांग्रेस और उसकी समिति को लक्षित करता था। अवैध संघ अध्यादेश या गैरकानूनी संघ अध्यादेश 1932 में कांग्रेस को अवैध घोषित करने के लिए पारित किया गया, जो एक विशिष्ट आदेश था। नेक्स्ट है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से किसने 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की? 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना दलितों को एकजुट और सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ने के लिए की गई, जो दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए अंबेडकर के आजीवन मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम था। महात्मा गांधी ने भी 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक थे और 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट है बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया? बिहार कौमी सेवक दल का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1921 में किया गया था। साथ ही साथ 1921 में बिहार विद्यापीठ की भी स्थापना की गई थी। याद रखना है बिहार कौमी सेवक दल का गठन कब किया गया? तो 1921 में। बिहार कौमी सेवक दल। बिहार राष्ट्रीय स्वयंसेवक कोर का गठन 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया। इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए लोगों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में उपनिवेशवाद विरोधी गतिविधियों में इसकी सक्रिय भागीदारी के कारण ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 21। पूछा गया है ब्रिटिश सरकार में अकाल से संबंध में सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो पहला है अस्ट्रेची आयोग। यह सही है। अस्ट्रेची आयोग का बात किया जाए तो अस्ट्रेची आयोग का गठन वर्ष 1880 में किया गया। ठीक है, 1880 में अस्ट्रेची आयोग का गठन किया गया और लॉर्ड लिटन के समय में और सर रिचर्ड अस्ट्रेची की अध्यक्षता में। इसका कारण था 1876 से 78 के महान अकाल के, मुख्य रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी के समान में। अस्ट्रेची आयोग ने महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की, एक अस्थायी अकाल राहत संगठन की स्थापना की, न्यूनतम निर्वाह आहार प्रदान करने का प्रावधान किया और भविष्य में अकाल की भविष्यवाणी करने और उसका प्रबंधन करने के लिए एक अकाल संहिता तैयार की गई। अगला है लॉयल आयोग। लॉयल आयोग का बात किया जाए तो 1897 में आया लॉयल आयोग। ठीक है, वर्ष 1897 में इसके लॉर्ड एल्गिन ड्यूटी के द्वारा नियुक्त किया गया। भारत के वायसराय लॉर्ड एल्गिन ड्यूटी ने इसकी अध्यक्षता सर जेम्स लॉयल के द्वारा किया गया और 1896-97 में भयंकर अकाल के बाद लॉयल कमीशन का गठन किया गया 1897 में। ठीक है, 1897 में। अस्ट्रेची आयोग 1880 में और मैकडोनाल्ड आयोग का बात किया जाए तो 1900 ईस्वी में, वर्ष 1900 ईस्वी में मैकडोनाल्ड आयोग का गठन किया गया लॉर्ड कर्जन के समय में और सर एंथनी मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष थे। 1899 से 1900 ईस्वी के अकाल के बाद अकाल आयोग का मैकडोनाल्ड आयोग का गठन किया और मैकडोनाल्ड आयोग ने संशोधित अकाल संहिता का अनुशंसा किया, सिंचाई विकास, भू राजस्व सुधार और कृषि सुधार जैसे दीर्घकालिक उपाय का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 22। किस युद्ध में मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? मैसूर के लोग, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ किस लड़ाई में लड़ा था? तो वह था पहला एंग्लो मैसूर युद्ध। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध समय होता है 1767 से 69 के दौरान। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने शुरू में अंग्रेजों के खिलाफ एक संयुक्त गठबंधन बनाया, जिन्होंने गिरते हुए मुगल अधिकार के खिलाफ अपनी शक्ति का दावा करने का फैसला किया। हालांकि युद्ध के दौरान गठबंधन बदल गए, लेकिन यह पहला अवसर था जब तीनों भारतीय शक्तियां मैसूर, मराठा और निजाम ने अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त गठबंधन की बनाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है किस क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित समाचार पत्र का गलत जोड़ी का पहचान करना है?
जमींदार, जमींदार जो है वो समाचार पत्र लाया गया था जफर अली खान के द्वारा, बिल्कुल सही है। भवानी मंदिर, भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष हैं। फ्री हिंदुस्तान के तारकनाथ दास हैं। संध्या, संध्या है एक क्रांतिकारी बंगाल समाचार पत्र है। सचिंद्र नाथ सन्याल नहीं बल्कि इसके संध्या समाचार पत्र के संपादक हैं वह हैं ब्रह्म बाधव उपाध्याय, ठीक है, ब्रह्म बाधव उपाध्याय। तो डी ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं था, डी हो जाएगा। संध्या के जो संपादक हैं वो है ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ठीक है। सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1922 ईस्वी में सेलुलर जेल में कारावास के दौरान अपनी पुस्तक बंदी जीवन लिखा है। इसमें जमींदार का संबंध है जफर अली खान से, भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास से है। तो तीनों सही है, डी जो है हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित में से लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे। लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे, 5वें नहीं बल्कि 4th नंबर के थे, ठीक है। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान की गई थी, बिल्कुल सही है। उनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई और डबलिन में दफनाया गया, यह भी सही है। उन्हें लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक भारत के वायसराय थे, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो 2, 3 और 4 सही है, एक जो है गलत है। 5वें नहीं बल्कि 4थे नंबर के वायसराय थे, ठीक है। तो 2, 3 और 4 ऑप्शन हो जाएगा डी। कथन 1 गलत है, लॉर्ड मेयो भारत के 4थे वायसराय थे, 5वें नहीं। कथन 2 सही है, भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में की गई थी। उनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई और डबलिन यानी कि आयरलैंड में इन्हें दफनाया गया। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक भारत के वायसराय थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 25। 1857 के प्रमुख विद्रोह कारण इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? नई शिक्षा प्रणाली, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, भारतीय सैनिकों का अफगानिस्तान भेजा जाना और भारतीय और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाला कानून। इसमें कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो भारतीय और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाला कानून शामिल नहीं है। 1857 के विद्रोह के कारणों में ऐसे कानून का योगदान नहीं था। अन्य विकल्प जैसे नई शिक्षा प्रणाली, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और सैन्य शिकायतें सभी ऐसे कारक थे जिन्होंने विद्रोह में योगदान दिया था। देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये हैं सरोजनी नायडू, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू हैं और ये 1925 में अध्यक्षता करते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय का बात किया जाए तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थे वो है सर मॉरिस गवायर, ठीक है, सर मॉरिस गवायर 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश है। 1882 में गठित भारतीय शिक्षा आयोग डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में गठन किया गया था, हंटर आयोग, ठीक है, 1882 में। तो ये हो जाएगा 3, यानी कि हो जाएगा 4 1 2 3 4 1 2 3, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। देखते हैं, सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वायसराय हैं। सर मॉरिस गवायर 1935 के संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। डब्ल्यू हंटर 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव कौन किए थे? तो वो है चितरंजन दास, ठीक है, चितरंजन दास। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव कौन किए थे? तो चितरंजन दास किए थे। चितरंजन दास ने अलीपुर षड्यंत्र मामला जो 1908-9 में हुआ था अरविंद घोष का बचाव किया, जहां अरविंद पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया गया था। दास ने मजबूती कानून बचाव के कारण अरविंद को बरी कर दिया गया, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। इस मुकदमे ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिसके बाद अरविंद घोष सक्रिय राजनीति से हट गए और अध्यात्म की ओर मुड़ गए थे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 28। पूछा गया है, हंटर आयोग की रिपोर्ट को किसने बेशर्मी सरकार की लीपापोती का पन्ना दर पन्ना बताया है? बेशर्मी सरकार की लीपापोती की पन्ना दर पन्ना कौन बताए हैं हंटर आयोग की रिपोर्ट को? तो ऐसा कहते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड पर हंटर आयोग की रिपोर्ट को सरकार द्वारा बेशर्मी से लीपापोती का एक के बाद एक पृष्ठ बताया है। उन्होंने रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि यह नरसंहार के लिए जनरल डायर और ब्रिटिश अधिकारियों की सही मायने में जिम्मेदारी ठहराने में विफल रही और सरकार की कार्यवाहियों को छिपाने का प्रयास किया। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 29। किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? यह कहे हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो, ठीक है। टॉमस मुनरो ने तर्क दिया रैयतवाड़ी प्रणाली भारत के लिए उपयुक्त थी क्योंकि उन्होंने विचार में कृषक के साथ
प्रत्यक्ष समझौता भारत में हमेशा से प्रचलित रहा है। उनका मानना था कि दक्षिण भारत में कोई पारंपरिक जमींदार नहीं थे और अंग्रेजों को कृषक की जमींदारी के रूप में मान्यता देनी चाहिए, जो कि उनके अनुसार भारतीय परंपरा को दर्शाता है। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। प्रेस और सेंसरशिप अधिनियम 1799 ईस्वी के अनुसार प्रकाशक के लिए सभी सामग्री को पूर्व सेंसरशिप निरीक्षण के लिए सरकार के सचिव को प्रस्तुत करना आवश्यक है। जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग विनिमय 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपनी मिरातुल अखबार का प्रकाशन रोकना पड़ा था। पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो यहाँ स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 में बोला गया है प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 के तहत प्रकाशकों को प्रकाशन से पहले सभी सामग्री को सरकार के सचिव को पूर्व सेंसरशिप निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक था। यह स्टेटमेंट सही है और 2 भी सही है, क्योंकि एडम्स द्वारा अधिनियमित 1823 के लाइसेंसिंग विनिमय ने राजा राम मोहन राय को अपने समाचार पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करने के लिए मजबूर किया था। तो यहां तथ्य रूप से दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर है 31। स्लैगोमीटर। स्लैगोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है, तो स्लैगोमीटर के द्वारा हम मापते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, और इसे हम पृष्ठ तनाव को नापने के लिए यूज करते हैं, वो है स्लैगोमीटर। कोई भी वस्तु जो है मिनिमम क्षेत्रफल ज्ञात कर घेरना चाहता है, वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण। स्लैगोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसे विशेष रूप से तरल पदार्थों के पृष्ठ तनाव को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कोशिका ट्यूब से गिरने वाले तरल की बूंदों की संख्या की गणना करने का काम करता है। गतिज संयंत्रता का बात किया जाए तो गतिज संयंत्रता विस्कोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। अपवर्तक सूचकांक का बात किया जाए तो रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग करके अपवर्तक सूचकांक मापा जाता है। पर ऑप्टिकल गतिविधि यानी कि पोलेरीमीटर का उपयोग करके किया जाता है। ऑप्टिकल गतिविधि यानी कि प्रकाशीय सक्रियता पोलेरीमीटर का उपयोग करके प्रकाशीय सक्रियता किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। स्लैगोमीटर के लिए का उपयोग हम करते हैं पृष्ठ तनाव नापने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 32। ऋणात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। ऋणात्मक त्वरण पूछा गया है, ऋणात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत है, तो ऋणात्मक त्वरण जो होगा वो वेग की विपरीत दिशा के होगा, वेग के विपरीत दिशा के होगा। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ऋणात्मक त्वरण जिसे मंदन यानी कि रिटार्डेशन कहा जाता है तब होता है जब किसी वस्तु का त्वरण उसके वेग के विपरीत दिशा में होता है। इसका मतलब है कि वस्तु धीमी हो रही है, क्योंकि त्वरण जो है गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। वेग एक सदिश राशि है और जब त्वरण वेग के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तो वस्तु की गति को कम कर देता है। बल हमेशा त्वरण की समान दिशा में होता है न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार, इसलिए ऋणात्मक त्वरण बल के विपरीत नहीं होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है F=m में। इसका मतलब है कि यदि वस्तु पर कोई बल लग रहा है तो त्वरण होगा और त्वरण की दिशा बल की दिशा होगी। यदि त्वरण ऋणात्मक है तो इसका मतलब है कि वस्तु की गति कम हो रही है लेकिन बल अभी भी उस वस्तु पर लग रहा है। दूरी का बात करें तो दूरी एक अदिश राशि है, इसका कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए विपरीत दिशा की अवधारणा लागू इस पे नहीं होता है। संवेग जो है वेग के समान दिशा में होता है, इसलिए ऋणात्मक त्वरण संवेग के विपरीत तभी होता है जब वह वेग के विपरीत होता है, लेकिन मानक संदर्भ वेग के साथ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 33। पारदर्शी यानी कि पेरियोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है। पेरियोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो यह परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। पेरियोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो यह पेरियोस्कोप जो है वो परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। कुछ इस प्रकार से पेरियोस्कोप का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से पेरियोस्कोप का निर्माण किया जाता है। ये हमारा है पेरियोस्कोप। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लेन मिरर लगाए जाते हैं। पेरियोस्कोप एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसका उपयोग छिपे हुए स्थानों से बाहर या ऊंचाई पर देखने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से पनडुब्बियों में, टैंकों में, खाई और निगरानी कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्य सिद्धांत है परावर्तन। पारदर्शी में 2 समतल दर्पण या प्रिज्म लगे होते हैं जो आमतौर पर 45 डिग्री पर लगे होते हैं। ये एंगल जो होता है वो 45 डिग्री होता है। ऊपर से आने वाली प्रकाश किरणें पहले दर्पण से टकराती है, फिर नीचे की ओर दूसरे दर्पण से परावर्तित होकर देखने वाले की आंख तक पहुंचता है। ये हमारा है आंख। ऊपर की चीज जो यहाँ पृथ्वी के ऊपर हो रहा है या पानी के ऊपर हो रहा है उसे हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। अपवर्तन का बात किया जाए यानी कि रिफ्रैक्शन का, तो रिफ्रैक्शन क्या है, तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदलने की क्रिया है। पारदर्शी में माध्यम नहीं बदलता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का बात किया जाए तो यह तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम जैसे कांच से विरल माध्यम में जाने पर पूर्णतः परावर्तित हो जाता है। यह
फाइबर ऑप्टिक्स में प्रयोग होता है, पेरियोस्कोप में नहीं होता है पूर्णांतरिक परावर्तन। अगर बात करते हैं विवर्तन का यानी कि डिफ्रैक्शन का, तो यह प्रकाश की तरंगों का मुड़ना है, यानी कि प्रकाश की तरंगों का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। जब वे किसी रुकावट या संकीर्ण क्षेत्र से गुजरती है तो यह पारदर्शी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो ट्रांसफार्मर का कोर सॉफ्ट आयरन का बना होता है। कोर जो बना होता है वो होता है सॉफ्ट आयरन का, तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सॉफ्ट आयरन का। ट्रांसफार्मर का कोर नर्म लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर का कोर आमतौर पर नर्म लोहे या सिलिकॉन स्टील का बना होता है, जो अक्सर पतली परतदार चादरों के रूप में होता है। यह संरचना भंवर धाराओं यानी कि ईडी करेंट्स और हिस्टेरेसिस लॉस के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को कम करने में मदद करता है। ट्रांसफार्मर कोर में नरम लोहे का उपयोग इसकी उच्च चुंबकीय पारगम्यता यानी कि हाई परमिएबिलिटी के कारण किया जाता है, जो उसे कुशल एसी चुंबकीय क्षेत्र चक्रण के आदर्श बनाता है। यह प्राथमिक और द्वितीय कुंडलों के बीच कुशल चुंबकीय फ्लक्स संबंधित से अनुमति देता है। दूसरी ओर अन्य विकल्प जैसे देखें स्टेनलेस स्टील, इसमें खराब चुंबकीय गुण होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें खराब होता है, हिस्टेरेसिस नुकसान लॉस अधिक होगा, ट्रांसफार्मर कोर के लिए उपयुक्त नहीं होगा। नर्म स्टील का बात करें तो स्टेनलेस स्टील से बेहतर होते हुए यह नर्म लोहे की तुलना में चुंबकीय रूप से कम कुशल है। कठोर स्टील का बात करें तो यह चुंबकत्व को बरकरार रखता है, जिससे यह उन ट्रांसफार्मर के लिए अनुपयुक्त हो जाता है जिन्हें ऐसी सामग्री की आवश्यकता होती है जो करंट हटाने के बाद चुंबकत्व को बरकरार न रख सके। नेक्स्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा होती है बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही कम। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बोसॉन की गैस को परम शून्य के बाद बेहद करीब तापमान पर ठंडा करने पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनता है। इतने कम तापमान पर कणों की गतिज ऊर्जा बेहद कम हो जाती है, उनकी संभावित ऊर्जा से बहुत कम, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा स्थिति बन जाता है। जब तापमान पूर्ण शून्य के करीब पहुंच जाता है तो बोसॉन एक ही क्वांटम अवस्था में संघनित हो जाते हैं, जिससे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है। ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा के बाद यह एक अनोखी अवस्था है जहां कण की एक ही क्वांटम अवस्था में के साथ व्यवहार करता है, जिसमें असामान्य गुण जैसे सुपरफ्लूइडिटी किसी आंतरिक घर्षण के कारण और अतिचालक हो सकता है। नेक्स्ट है गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सा स्थिति सबसे उपयुक्त है। गैस को क्या बदलना है, तो हम गैस को हमें बदलना है द्रव में, तो सबसे उपयुक्त स्थिति होगा प्रेशर जो होना चाहिए हाई होना चाहिए, दाब अधिक होना चाहिए और तापमान लो होना चाहिए। गैस को हमें बदलना है द्रव में, तो प्रेशर हाई होना चाहिए और तापमान जो होना चाहिए निम्न होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। गैस को द्रव में बदलने यानी कि संघनन के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति दबाव को बढ़ाना और तापमान को कम करना है। उच्च दाब गैसों के अणुओं को एक दूसरे के करीब लाता है, जबकि कम तापमान उनकी गतिज ऊर्जा को कम करता है, जिससे अणुओं को द्रव अवस्था में खींचना अंतर आणविक आकर्षण के लिए आसान हो जाता है। यह संयोजन गैस से द्रव में संचरण संक्रमण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है 37 नंबर, पूछा गया है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति क्या है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो प्रकृति होती है वो ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक जो होगा उसका चुंबकीय प्रकृति नेगेटिव होगा। जब एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह क्षेत्र के विपरीत दिशा में कमजोर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिसे वह प्रतिकर्षित होता है। डायमैग्नेटिक पदार्थों की चुंबकीय संवेदनशीलता कम और नकारात्मक होती है, जिसका अर्थ है वो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक का, तो ये हमें होगा पैरामैग्नेटिक, ये जो डायग्राम है वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक का, और ये है यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक का। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जब जो हो वो हार्डली जो हो वो इस मैग्नेट से जाए तो ये हमारा जो बनेगा वो बनेगा फेरोमैग्नेट। अगर पैरामैग्नेट का बात करें तो कुछ हल्का अट्रैक्ट हो तो वो बनता है पैरामैग्नेटिक, और वही अगर रिपल्सन का प्रॉपर्टी हो, अगर रिपल्सन का प्रॉपर्टी हो यानी कि इससे ना जाए तो वो कहलाता है डायमैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक हल्का इससे होकर जाएगा और डायमैग्नेटिक होगा इससे रिपेल होगा, ठीक है, इससे रिपेल होगा तो डायमैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक हल्का अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक की चुंबकीय प्रतिक्रिया होता है तो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है यदि एक गोलाकार दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फोकस दूरी अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। गोलाकार दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाए तो फोकस दूरी क्या होगा, तो फोकस दूरी अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। एक गोलाकार दर्पण की फोकल लंबाई केवल इसकी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है, न कि इसके आसपास के माध्यम पर। ऐसा इसलिए क्योंकि दर्पण परावर्तन द्वारा
छवि बनाते हैं और परावर्तन के नियम के पास माध्यम के साथ नहीं बदलते हैं, इसलिए गोलाकार दर्पण को तरल में डुबाने पर इसकी फोकल लंबाई प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होता है? किसमें सबसे अधिक चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा किसमें होगा? तो यह हो जाएगा, सबसे अधिक चुंबकीय विकिरण ऊर्जा होगा वो हो जाएगा गामा किरणों में। गामा किरणों में ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अगर बात किया जाए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरणों का श्रेणी है जो तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति से भिन्न होते हैं। सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य से लेकर सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य का क्रम अगर बात किया जाए तो सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होता है रेडियो तरंग का, माइक्रोवेव, अवरक्त किरणें, त्रिश प्रकाश, पराबैंगनी, एक्सरे और गामा किरणें। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका जो ऊर्जा होगा सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का चालन ऋणात्मक छिद्रों यानी कि रिक्तियों के कारण होता है? किस प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का चालन जो होगा ऋणात्मक छिद्र यानी कि रिक्ति के कारण होता है? होल्स के कारण करंट का फ्लो किस में होता है? पी टाइप में या एन टाइप में? तो पी प्रकार के अर्धचालक में जो मेजॉरिटी होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन का चालन होता है किसके कारण? तो होल्स के कारण होता है। पी टाइप अर्धचालक में चालन मुख्य रूप से छिद्र यानी कि होल्स की गति के कारण होता है जो वैलेंस बैंड से गायब इलेक्ट्रॉन द्वारा छोड़ी गई रिक्ति है। ये छिद्र ऋणात्मक आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन वास्तविक गति में इलेक्ट्रॉन इन रिक्तियों को भरते हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि छिद्र जो है गति कर रहे हैं। इस प्रकार पी टाइप अर्धचालक में चालन इन धनात्मक छिद्रों के कारण होता है जो प्रभावी रूप से इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति है। नेक्स्ट है, फिनॉल का 1% घोल है। फिनॉल का 1% घोल है क्या? तो कीटाणुनाशक है। फिनॉल का 1% घोल जो है वो है कीटाणुनाशक। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। फिनॉल का 1% घोल कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, ना कि एंटीसेप्टिक के रूप में। कीटाणुनाशक वे रसायन होते हैं जिनका उपयोग फर्श और उपकरण जैसे निर्जीव वस्तु पर सूक्ष्मजीव को मारने के लिए किया जाता है। कम सांद्रता लगभग 0.2% पर फिनॉल एक एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है जिसे जीवित ऊतकों पर सुरक्षित रूप से लगाया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो विशेष रूप से शरीर के अंदर बैक्टीरिया को लक्षित करते हैं और मारते हैं या रोकते हैं। एनाल्जेसिक का बात किया जाए तो एनाल्जेसिक दर्द निवारक है और दवा जो शरीर में दर्द को कम करता है उसे एनाल्जेसिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 42 में बोला गया है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? किसका अपवर्तनांक जो होगा सबसे अधिक होगा? तो कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। इनमें सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा? तो कांच का होगा। कांच का अपवर्तनांक जो होता है 1.5 से 1.54 के बीच होता है। कांच का अपवर्तनांक जो होगा 1.5 से 1.54 के बीच होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बात किया जाए तो 1 पॉइंट समथिंग होगा जो 1.00 कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा, गैस का हो जाएगा। जल का अपवर्तनांक जो होगा वो होगा 1.33 और बेंजीन का अपवर्तनांक का बात करें तो बेंजीन का अपवर्तनांक होता है 1.5। ठीक है, तो सबसे अधिक हो जाएगा वो हो जाएगा कांच का बी। नेक्स्ट है, पायरेक्स ग्लास को अधिक मजबूत बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? पायरेक्स ग्लास को अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाएगा? तो बोरेक्स मिलाया जाता है। ठीक है, पायरेक्स ग्लास एक प्रकार का बोरोसिलिकेटिक ग्लास है जिसे बोरोन यौगिक विशेष रूप से बोरेक्स यानी कि सोडियम टेट्राबोरेट के गिलास मिश्रण में मिलाकर बनाया जाता है। बोरेक्स मिलाने से ग्लास की ताकत, रासायनिक प्रतिरोध और थर्मल विस्तार के गुणांक को कम करके थर्मल शॉक को झेलने की क्षमता बढ़ जाती है। जिंक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड जैसे अन्य ऑक्साइड पायरेक्स ग्लास को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण तत्व नहीं निभाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं है? कौन सा गुणधर्म है तत्वों के स्थिति के अधीन नहीं है? संयोजकता हो जाएगा, तत्व का रंग नहीं होगा, परमाणु आकार होगा, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा। तो तत्व का रंग इसका गुणधर्म नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। बतलाना है सीएनजी में क्या होगा? तो सीएनजी में मीथेन होगा और इथेन होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, सीएनजी में मीथेन, इथेन, हाइड्रोजन होगा यानी कि 3 हो जाएगा। कोयला गैस का बात करें तो कोयला गैस में हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। एलपीजी का बात करें तो एलपीजी में क्या होगा? तो एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। जल गैस यानी कि CO+H2 होता है। CO+H2 यानी कि जल गैस होता है, यानी कि 3 4 2 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 ऑप्शन हो जाएगा सी। सीएनजी मुख्य रूप से मीथेन है, इसमें कुछ इथेन और हाइड्रोजन भी मिले होते हैं। कोयला गैस हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। जल गैस CO+H2 होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 46 में बोला गया है,
प्रोटियम के में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 1 1 2 1 और 3 1। प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो 0 होता है, 0 होता है। प्रोटियम हाइड्रोजन का सबसे आम समस्थानिक है। इसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसकी परमाणु संरचना में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। यह इसे ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन, ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन जैसे अनहाइड्रोजन समस्थानिकों से अलग करता है। न्यूट्रॉन की अनुपस्थिति प्रोटियम को हाइड्रोजन का सबसे हल्का और सबसे स्थिर रूप बनाता है। अगर बात किया जाए प्रोटियम की मुख्य विशेषता का, तो प्रोटियम परमाणु संख्या है 1, इसमें 1 प्रोटॉन होगा। द्रव्यमान संख्या है 1, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है। प्राकृतिक प्रचुरता हाइड्रोजन है। न्यूट्रॉन की संख्या सीधे समस्थानिक गुण को प्रभावित करता है, लेकिन रासायनिक व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है, जो एकल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन विन्यास द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट है, कौन सा नीला लिटमस को लाल कर देगा? नीला लिटमस को लाल कर देगा कौन? तो अम्ल करता है। अम्ल इसमें से कौन सा है? तो सिरका जो है अम्ल है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। कैलेमाइन का एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र कैलेमाइन जिंक कार्बोनेट, तो ZnCO3 हो जाएगा। कैलेमाइन जो फॉर्मूला होता है वो होता है ZnCO3। ऑप्शन हो जाएगा डी। कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। यह जिंक का महत्वपूर्ण अयस्क है और इसका उपयोग कैलेमाइन लोशन सहित विभिन्न अनुप्रयोग में किया जाता है। अन्य विकल्प गलत है। ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड है, ZnS जिंक सल्फाइड है, ZnSiO3 यानी कि जिंक सिलिकेट है, कोई कैलेमाइन इनमें नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 48 के बाद देखते हैं 49। सूची 1 को 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 को 2 से सुमिलित करें। क्रैकिंग कोयल, क्रैकिंग के द्वारा हम किसका निर्माण करेंगे? तो क्रैकिंग जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी का एक प्रक्रिया है। क्रैकिंग जो है पेट्रोलियम रिफाइनिंग की प्रक्रिया है जिसका उपयोग बड़े हाइड्रोकार्बन अणुओं को गैसोलीन और डीजल जैसे छोटे अधिक उपयोग अणुओं में तोड़ने के लिए किया जाता है। अगर बात किया जाए प्रागलन का, तो प्रागलन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग धातु और उनके अयस्कों को निकालने के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर तांबे के निष्कर्षण से जुड़ा है। प्रागलन तांबे के निष्कर्षण से जुड़ा है। हाइड्रोजिनेशन का बात किया जाए तो हाइड्रोजिनेशन जो है एक उपयोगी असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलने के लिए किया जाता है और खाद्य वसा का उत्पादन किया जाता है। खाद्य वसा का वल्कनाइजेशन जो है वो रबर में सल्फर मिलाकर इसे शुद्ध करने की प्रक्रिया है, यानी कि रबर को शुद्ध करने की प्रक्रिया वल्कनाइजेशन कहलाता है। तो 2 3 4 1 हो जाएगा, 2 3 4 1 ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 50 नंबर में बोला गया है स्थिर तापमान पर किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? स्थिर तापमान पर यानी कि T जो है वो कांस्टेंट है। स्थिर तापमान पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर द्रव्यमान का आयतन यानी कि V कम करने पर प्रेशर क्या होगा? तो P जो होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यदि T जो है वो कांस्टेंट है तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो द्रव्यमान का आयतन कम करेंगे तो दाब क्या होगा? तो दाब बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बढ़ेगा। नेक्स्ट है वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो अपने आप विकसित और प्रजनन करने में सक्षम है? वह सबसे छोटा जीव जो अपने आप विकसित करने और प्रजनन करने में सक्षम है वह है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वतंत्र वृद्धि और प्रजनन करने में सक्षम है। एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है और वायरस और बैक्टीरियोफेज के विपरीत अपने आप जीवित रह सकता है और गुना कर सकता है, जिन्हें प्रजनन के लिए एक मेजबान कोशिका की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में वायरस और बैक्टीरियोफेज को जीवित जीव माना जाता है। इस संदर्भ में वायरस और बैक्टीरियोफेज को जीवित जीव नहीं माना जाता है क्योंकि स्वतंत्र रूप से विकसित या प्रजनन नहीं कर सकते हैं। उन्हें प्रतिकृति के लिए एक मेजबान कोशिका की आवश्यकता होती है। सामान्य बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा से बड़े होते हैं और जबकि वे स्वतंत्र रूप में विकसित और प्रजनन कर सकते हैं वे सबसे छोटे नहीं होते हैं। इसलिए विकल्प में जो है माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा स्वप्राकृतिकृति जीव है। नेक्स्ट है फूल का प्रजनन भाग कौन सा है? फूल का प्रजनन भाग इनमें कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा पुंकेसर और अंडप। पुंकेसर और अंडप ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पुंकेसर और अंडप। नेक्स्ट है शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? शरीर की वृद्धि के लिए और सबसे निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा हो जाएगा? तो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है वो होता है प्रोटीन शरीर के विकास और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व है। उत्तकों के निर्माण और मरम्मत, पेशियों की वृद्धि का समर्थन करने, विकास कार्यों के लिए जरूरी एंजाइम और हार्मोन के उत्पादन को सक्षम करने के लिए आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि एंजाइम जो है वो जैविक उत्प्रेरक है, पोषक तत्व यह नहीं है। नेक्स्ट है नींद की बीमारी किस जानवर के कारण होती है? तो ट्रिप्नोसोमा के कारण होता है। नींद की बीमारी किसके
कारण होता है? तो ट्रिप्नोसोमा के कारण होता है। स्लीपिंग सिकनेस, जिसे अफ्रीकी ट्रिप्नोसोमियस के नाम से जाना जाता है, ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। यह सीसी मक्खी के काटने से मनुष्य में फैलता है। यदि बात किया जाए यूग्लिना का, यदि बात हम करें यूग्लिना का तो यूग्लिना पौधे और जानवर दोनों की विशेषता वाला एक कोशिकीय प्रोटिस्टा है। यह गैर परजीवी रोग पैदा न करने वाला यह जंतु होता है। प्लाज्मोडियम का बात करें तो प्लाज्मोडियम यह प्रोटोजोआ मलेरिया का कारण बनता है, नींद की बीमारी का नहीं। मादा एनोफिलीज के मच्छर के द्वारा यह फैलता है। अमीबा का बात किया जाए तो अमीबा प्रोटियस हानि रहित है। एंटी अमीबा हिस्टोलिका अमीबोसिस यानी कि पेचिस का कारण बनता है, न कि नींद की बीमारी का। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ट्रिप्नोसोमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 55 में बोला गया है 55 बोला गया है mRNA वैक्सीन किससे संबंधित है? mRNA वैक्सीन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कोरोना वायरस से। mRNA वैक्सीन का संबंध किससे है? तो mRNA वैक्सीन का संबंध है कोरोना वायरस से। mRNA वैक्सीन व्यापक रूप से जाने लगेगी और इन्हें पहली बार कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोना वायरस सार्स-कोवी के संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिकृत किया गया। फाइजर, बायोएनटेक और मोडर्ना कोविड-19 वैक्सीन विशेष रूप से कोरोना वायरस के लिए विकसित mRNA वैक्सीन के उदाहरण है। अभी तक पोलियो या खसरे का कोई mRNA वैक्सीन सार्वजनिक उपयोग में नहीं है। खसरे के लिए वैक्सीन लाइव एन्यूटेड वायरस वैक्सीन और ईडर वैक्सीन है। पोलियो के लिए निष्क्रिय IVV और लाइव एट्यूनेटेड ओरल OPV है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16। निम्नलिखित में कौन सा एक मादक दर्दनाशक दवा है? कौन सा एक मादक दर्दनाशक दवा है? तो इसमें से हो जाएगा मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा वर्णक पौधे को पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाता है? कौन सा वर्णक पौधे को पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाता है? तो वह है कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, कैरोटेनॉइड्स का बात किया जाए तो कैरोटेनॉइड्स सहायक वर्णक है जो पौधे को यूवी विकिरण के हानिकारक प्रभाव से बचाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों को बुझाते हैं और अतिरिक्त ऊर्जा को गर्मी के रूप में नष्ट करते हैं। इस प्रकार फोटो ऑक्सीडेटिव क्षति को रोकते हैं और प्रकाश संश्लेषण मशीनरी को रक्षा करते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के दौरान अत्यधिक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके और उसे गर्मी के रूप में निकालकर पौधे को यूवी क्षति से बचाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है? किस प्रक्रिया में जो होगा ऊष्मा ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया में होगा? तो श्वसन में जो है ऊष्मा ऊर्जा का उत्पन्न होना होता है। ठीक है, श्वसन में ऊष्मा ऊर्जा निकलता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बताया कि कोशिका विभाजित होती है और मौजूदा कोशिका के विभाजन से ही नई कोशिका का निर्माण होता है? तो यह बताया गया था विर्चोव के द्वारा। ओमिनी सेलुला ए सेलुला। ठीक है, ओमिनी सेलुला ई सेलुला यह बोला गया था विर्चोव के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 60। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधे में लचीलापन यह किस ऊतक के कारण होता है? तो लचीलापन होता है कोलेनकाइमा के कारण। ठीक है, कोलेनकाइमा के कारण लचीलापन होता है। कोलेनकाइमा यह ऊतक पौधे को लचीलापन प्रदान करता है जिससे तने और पत्तियों को बिना टूटे आसानी से मोड़ा जा सकता है। कोलेनकाइमा कोशिकाओं जीवित और लंबी होती है और इनकी कोशिकाएं भित्ति पेक्टिन और सेल्यूलोज से कोनों पर मोटी होती है जो पौधे के अंगों को सहारा और लोच दोनों प्रदान करती है। अगर बात किया जाए पैरेन्काइमा का, तो पैरेन्काइमा ये पतली दीवार वाली जीवित कोशिकाएं हैं जो मुख्य रूप से भंडारण, प्रकाश संश्लेषण और बुनियादी चयापचय कार्यों में शामिल होते हैं। महत्वपूर्ण लचीलापन प्रदान नहीं करता है। स्क्लेरेन्काइमा का बात किया जाए तो स्क्लेरेन्काइमा मोटी लिग्निफाइड दीवार वाली मृत कोशिकाओं से बना होता है। स्क्लेरेन्काइमा कठोरता और ताकत प्रदान करता है, यह लचीलापन प्रदान नहीं करता है। वास्तव में पौधे के अंग का कठोर और सख्त बनाता है। एरेनकाइमा का यदि बात किया जाए तो एरेनकाइमा विशिष्ट प्रकार का पादप ऊतक है जिसकी कोशिका के भीतर बड़े वायु स्थान होते हैं और गैस विनिमय और उत्प्लावन को सुगम बनाते हैं, विशेष रूप से जलीय और आर्द्रभूमि पौधे में। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलेनकाइमा। लचीलापन होता है किसके कारण? तो कोलेनकाइमा के कारण। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 243 का डी में। ठीक है, याद रखेंगे डिसेबल्ड, डी फॉर डिसेबल्ड और डिसेबल्ड यानी कि 243 का डी। ई में जो है वो जो टेन्यूर है वो बतलाया गया है 243 का ई में। पंचायत की अवधि जो है वो बतलाई गई है 243 का ई में। ठीक है, 243 का ई में
अवधि बताया गया है। 243 का बी में प्रत्येक राज्य में गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन से है। बी फॉर बाउंड्री, बाउंड्री में सीमा यानी कि गठन है 243 के बी में। डी फॉर डिसेबल्ड यानी कि महिलाओं को, SC/ST को जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का बात करता है 243 का डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। अनुच्छेद 132 सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। 143 सलाहकार शक्ति। 136 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति। यहाँ पे BCD सही है, ए जो स्टेटमेंट हमारा सुमेलित नहीं है, यानी कि पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो हो जाएगा स्टेटमेंट ए। ठीक है, स्टेटमेंट ए। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन का बात किया गया है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है, जिसमें न्यायाधीश की नियुक्ति और योग्यता शामिल हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय की एक अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय जो है वो है अनुच्छेद 129 में। ठीक है, तो ए जो है हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का बात किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के समानता का बात किया गया है, तो 2 प्रकार के समानता है। कौन कौन? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का बात किया गया है। हमारा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार के स्वतंत्रता और 2 प्रकार के समानता का उल्लेख करता है। ठीक है, 2 प्रकार के। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 64। 64 में बोला गया है 64 बोला गया है अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। संविधान संशोधन की पहली संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। संविधान संशोधन की पहल किसी भी सदन में किया जा सकता है, बिल्कुल यह सही है। विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, निजी सदस्य द्वारा नहीं। विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया, यह स्टेटमेंट गलत है। विधेयक जो है मंत्री या निजी सचिव कोई भी पेश कर सकता है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संविधान प्रावधानों में राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है, अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो 2 और 4 जो स्टेटमेंट है हमारा गलत है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। ठीक है, अनुच्छेद 368 में कहा गया संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, राज्य विधानसभाओं में नहीं। विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कुछ संशोधनों, विशेषकर संघीय प्रावधान को प्रभावित करने वाले के लिए कम से कम आधे राज्य अथवा विधानसभा द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पे 2 और 4 स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 19 फरवरी 2004 से अस्तित्व में आया। आयोग की संरचना, इसमें एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और 3 अन्य सदस्य होंगे। सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार इसमें एक अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, इसके अलावा इसमें 3 सदस्य होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में द्विसदनीय प्रणाली एक अनिवार्य विशेषता है। किसमें द्विशासन प्रणाली एक अनिवार्य विशेषता है, तो यह हो जाएगा संघीय प्रणाली में। संघीय प्रणाली में द्विसदनीय विधायिका जो है वो एक अनिवार्य विशेषता है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। कौन एक मौलिक कर्तव्य है, तो हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और उसका महत्व को समझना। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं। भारत के कैग जो हैं किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं, तो केंद्र और संघ राज्य सरकार के लिए, यानी कि संघ और राज्य सरकार दोनों के लिए। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग संघ और राज्य सरकार के लिए लेखाकार और लेखा परीक्षक दोनों के रूप में कार्य करते हैं। इसका अर्थ है कि कैग भारत सरकार के सभी वित्तीय लेन देन जिसमें संघ और राज्य दोनों स्तर शामिल है का लेखा परीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है। यह एक विस्तृत विवरण दिया गया है संवैधानिक अध्यादेश
कैग की भूमिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में निहित है। लेखा परीक्षा पर अधिकारी होता है। कैग को संघ और राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षण करने का अधिकार है। लेखा परीक्षण का दायरा होता है। इसमें न केवल सरकारी विभाग बल्कि स्वायत्त निकाय और निगम भी शामिल हैं, जिन्हें सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। इसका रिपोर्टिंग अनुच्छेद 151 के तहत कैग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है, जो उन्हें क्रमशः संसद और राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 69। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किन राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन को नियंत्रण से संबंधित है? तो वह है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखना है ATM स्क्वायर, ATM स्क्वायर। M फॉर मेघालय और मिजोरम है, तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत में न्यायपालिका द्वारा रीट जारी करने का प्रावधान है। रीट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारत में कि न्यायपालिका में रीट जारी करने का प्रावधान यह कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में रीट जारी करने का प्रावधान अंग्रेजी कानून विशेष रूप से विशेषाधिकार रीट की अवधारणा से प्रेरित है। भारतीय संविधान इस विचार को समाहित तो करता है, लेकिन अंग्रेजी व्यवस्था की तुलना में रीट के दायरे को भी व्यापक बनाता है। अंग्रेजी कानून रीट की अवधारणा जो किसी व्यक्ति या संस्था को कार्रवाई करने के लिए बाध्य करने या उस पर रोक लगाने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किए गए अध्यादेश होते हैं। अंग्रेजी कानून के विशेषाधिकार रीट के उत्पन्न होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 और 326 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 71। बोला गया है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। केलकर समिति। केलकर समिति का संबंध है सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल से। एलके झा समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। सुखमय चक्रवर्ती समिति का संबंध है मौद्रिक प्रणाली में पूर्ण विचार के लिए। तो इनमें से सही भी सही है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है, जब किसी वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाजार मूल्य लागत पर यह घटेगा। सॉरी, यह क्या होगा? तो यह घटेगा। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यह घटेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 73। राष्ट्रीय आय अनुमान का पहला सरकारी डेटा मूल्यांकन कब जारी किया गया? राष्ट्रीय आय अनुमान का पहला सरकारी डेटा मूल्यांकन कब जारी किया गया था? तो वर्ष 1948-49 में। वर्ष 1948-49 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है गिनी गुणांक या गिनी अनुपात अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से संबंधित हो सकता है? गिनी गुणांक या गिनी अनुपात अर्थव्यवस्था में किससे अनुपात से संबंधित हो सकता है? तो गिनी गुणांक का संबंध है आय असमानता से। ठीक है, गिनी गुणांक का संबंध है आय असमानता से। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आय असमानता से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 25। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा गया है कौन सही से सुमेलित नहीं है। अल्फ्रेड मार्शल ने सीमांत उपयोगिता सिद्धांत दिया था। अल्फ्रेड मार्शल ने सीमांत उपयोगिता सिद्धांत दिया था। जॉर्ज मेनार्ड किन्स ने ब्याज की तरलता वरीयता सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स ने अधिशेष मूल्य सिद्धांत दिया। अमर्त्य ने गरीबी का दुष्चक्र दिया। यह स्टेटमेंट हमें सही नहीं है। अमर्त्य के द्वारा गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत नहीं दिया गया था। गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत रेगनर नर्केस के द्वारा दिया गया। रेगनर नर्केस के द्वारा गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत दिया गया, जो आमतौर पर रॉगनर नार्केस जैसे अर्थशास्त्रियों से जुड़ा है, जिन्होंने बताया कि कैसे कम आय, कम बचत, कम निवेश और गरीबी को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो डी हमारा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है संतुलित विकास सिद्धांत। संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अविकसितता का प्राथमिक कारण क्या है? संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अविकसितता का प्राथमिक कारण क्या है? तो यह हो जाएगा गरीबी का दुष्चक्र। संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अविकसितता का प्राथमिक कारण है गरीबी का दुष्चक्र। यह दुष्चक्र कम आय, कम बचत, कम निवेश, कम उत्पादन और वस्तु की कम मांग का एक चक्र है, जो अविकसित देशों में विकास को बाधित करता है। संतुलित विकास सिद्धांत, जैसा कि रॉगनर नार्केस ने प्रतिपादित किया, यह बताता है कि अविकसित देशों में विकास में प्रमुख बाधा गरीबी का दुष्चक्र है। कम आय अविकसित देशों में लोगों की आय का स्तर कम होता है, जिससे उनकी बचत करने की क्षमता कम हो जाती है। कम बचत आय कम होने के कारण लोग कम बचत कर पाते हैं, जिससे निवेश के लिए उपलब्ध पूंजी कम हो जाती है। कम निवेश पूंजी की कमी के कारण लोग और बुनियादी ढांचे में निवेश कम होता है, जिससे उत्पादन का स्तर कम रहता है। कम उत्पादन, कम निवेश के कारण उत्पादन का स्तर कम होता है, जिससे वस्तु और सेवा की आपूर्ति कम होती है। कम मांग उत्पादन कम होने से लोगों के पास खरीदने के लिए कम वस्तु होते हैं, जिससे वस्तु और सेवाओं की मांग कम हो जाती है। यह दुष्चक्र जो है आय के निम्न स्तर से शुरू होकर कम बचत, कम निवेश, कम उत्पादन और कम मांग की ओर ले जाता है और फिर वापस कम आय पर, जिससे देश विकास के चक्र में फंस जाता है।
संतुलित विकास सिद्धांत का सुझाव है कि इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए अविकसित देशों को एक साथ कई उद्योगों में निवेश करना चाहिए, जिससे आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन स्थापित हो सके। यह सिद्धांत सरकार के हस्तक्षेप और बाह्य अर्थव्यवस्था के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है और इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है और केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में पेश किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 78। भारतीय मानव विकास रिपोर्ट हर साल गांव के लिए निम्नलिखित नहीं देती है। भारतीय मानव विकास रिपोर्ट हर साल गांव के लिए क्या नहीं देता है? तो बेरोजगारी से संबंधित सूचकांक नहीं जारी करता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बैंकों को अपने नगद शेष और कुल परिसंपत्ति के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना होता है। इसे क्या कहते हैं? तो यह SLR कहलाता है, संवैधानिक तरलता अनुपात SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एक ऐसा अनुपात है जो बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत नकदी, सोना या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में तरल संपत्ति के रूप में बनाए रखने के लिए अनिवार्य करता है। RBI SLR की दर निर्धारित करता है। गिफन वस्तु की मांग वक्र क्या है? गिफन वस्तुओं का मांग वक्र क्या है? तो गिफन वस्तुओं की मांग वक्र है ऊपर की ओर झुका हुआ। ठीक है, ऊपर की ओर झुका हुआ। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक भाग में उच्च तापमान और दाब के कारण कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? तो यह हो जाएगा कायांतरित चट्टान। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उच्च ताप और दबाव के कारण कौन सा चट्टान निर्माण होगा? तो कायांतरित चट्टान का निर्माण होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है वर्ष भर 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच बहने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? वर्ष भर 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच बहने वाली हवाएं पश्चिमी हवाएं कहलाती है। पश्चिमी हवाएं। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पश्चिमी हवाएं। नेक्स्ट है 82 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 83। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा नामचा बरवा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। नांगा पर्वत से नामचा बरवा हिमालय का विस्तार माना जाता है। तो नामचा बरवा जो है वो सबसे पूर्वी चोटी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा वो हो जाएगा पालघाट दर्रा। ठीक है, पालघाट दर्रा। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। पालघाट दर्रा जिसे पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी घाट के एक निम्न पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कृषि पद्धतियों का सही काल अनुक्रम बतलाना है। पहले होगा वो होगा मिट्टी की तैयारी करवाई जाएगी, उसके बाद बुआई होगा, उसके बाद सिंचाई होगा, बाद में कटाई होगा। ठीक है, मिट्टी की तैयारी होगी, बुआई होगी, सिंचाई होगी, कटाई होगी। ऑप्शन होगा बी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? यहाँ पूछा गया है जिला। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कुरगंकुमे। यह है जो अरुणाचल प्रदेश का जिला है और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर इसमें लगभग 111.01% दर्ज किया गया। दशकीय वृद्धि दर 111.01 दर्ज किया गया कुरगंकुम में और यह अरुणाचल प्रदेश का जिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 87। निम्नलिखित में कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? कौन सा स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? अगर बात किया जाए भारत का तो भारत में 4 राष्ट्रीय हॉटस्पॉट है। एक है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और भारत बर्मा क्षेत्र। तो कौन सा नहीं हो जाएगा? तो वो हो जाएगा गारो हिल्स। गारो हिल्स जो है 4 हॉटस्पॉट के अंतर्गत, भारत में 4 हॉटस्पॉट के अंतर्गत नहीं आते हैं। भारत टोटल विश्व भर में 36 हॉटस्पॉट है, इसमें 4 भारत में है। पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, सुंडालैंड है और भारत बर्मा क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 88। क्वेश्चन नंबर 88 बोला गया है निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वो हो जाएगा समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का स्थिरता उसकी
निम्नलिखित क्षमता पर डिपेंड करती है। जीवों के बीच संतुलन बनाए रखना, गड़बड़ी में उभरना और समय के साथ खुद को बनाए रखना। ठीक है, हमारे सौरमंडल में से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला बोला गया है सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का एक हिस्सा है। तो सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। बिग बियर को उर्सा मेजर भी कहा जाता है, यह भी सही है। क्षुद्रग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी की कक्षा के बीच पाया जाता है, तो यह सही नहीं है, मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। मरकरी वेनस अर्थ मार्स और जुपिटर के बीच, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह सिरियस है, तो यह भी सही है। तो 1, 2 और 4 यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। 1 to 4 ऑप्शन डी। बैगा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? बैगा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इस बैगा जनजाति का बात किया जाए तो यह मध्य प्रदेश से है। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा का बात किया जाए तो अमेरिका के इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील से अफ्रीका के गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, साओ टोम प्रिंसिप और सोमालिया से गुजरता है। तो किस देश से होकर गुजरता है? तो वो हो जाएगा मालदीव, गैबोन और ब्राजील से। ठीक है, मालदीव, गैबोन और ब्राजील, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 92 में पूछा गया है नामीब रेगिस्तान कहाँ है? तो यह अफ्रीका में है। नामीबिया का मरुस्थल कहाँ है? तो यह अफ्रीका में स्थित है। नामीब का मरुस्थल कहाँ है? तो यह अफ्रीका में स्थित है। नामीब रेगिस्तान दुनिया का सबसे पुराने रेगिस्तान में से एक है और अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर नामीबिया देश में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है और कोड का सही प्रयोग करना है। इंडीज पर्वतमाला कहाँ है? तो इंडीज पर्वतमाला का बात किया जाए तो इंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में इंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, लंबी पर्वतमाला है इंडीज पर्वतमाला। अल्ताई का बात किया जाए तो अल्ताई है जो है एशिया में है। आल्प्स का बात किया जाए तो आल्प्स जो है यूरोप में है। वही अपलेशियन पर्वत का बात किया जाए तो अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। तो ये हो जाएगा 4, 3, 1, 2 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर किस महासागर में एक दूसरे को मिलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर किस महासागर में एक दूसरे को मिलते हैं? तो अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। वह बिंदु जहां 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को काटते हैं उसे नल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यह चौराहा अफ्रीका के पश्चिमी तट से दूर गिनी की खाड़ी में स्थित है। अटलांटिक महासागर में घाना के दक्षिण में, गैबोन के पश्चिम में स्थित है। कौन सा देश स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा जो है वो गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत नहीं आता है? तो गोल्डन ट्रायंगल में आता है लाओस, म्यांमार और थाईलैंड। लाओस, म्यांमार और थाईलैंड आता है, वियतनाम नहीं आता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 96। बोला गया है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयास से आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था बाबू दीपनारायण सिन्हा के प्रयास से। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयास में आयोजित हुआ था? तो बाबू दीपनारायण सिंह के प्रयास में। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। दीपनारायण सिंह के प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को वर्तमान भागलपुर जिले में आयोजित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण किया था? तो नान्यदेव ने धारण किया था। कर्नाट कुलभूषण की उपाधि दी गई थी नान्यदेव को। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने और बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने वाला पहला शासक कौन था? बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने वाला और बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बाज बहादुर जो 1607 में बंगाल का गवर्नर बना को कुल खान की उपाधि किसने दी थी? बाज बहादुर को 1607 में जो गवर्नर बनता है कुल खां की उपाधि किसने दिया था? तो कुल खां की उपाधि दिया गया था बाज बहादुर को जहांगीर के द्वारा। ठीक है, जहांगीर ने। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बाज बहादुर को 1607 में सम्राट जहांगीर ने के शासनकाल में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया और उसे कुल खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है मांझी प्रथा। मांझी प्रथा किस विद्रोह से संबंधित है? तो मांझी प्रणाली इसका संबंध है संथाल विद्रोह से। ठीक है, मांझी प्रथा का संबंध है संथाल विद्रोह से। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 101 में पूछा गया है पीर मोहम्मद बुनीश ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसान की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? तो पत्रिका का नाम है प्रताप। ठीक है, पीर मोहम्मद मुनीश ने अपनी पत्रिका प्रताप में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया था। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो जनकधारी प्रसाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराते समय पुलिस की गोलियों से फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिवान में हुआ था। ठीक है, सिवान में। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सिवान में हुआ था। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव बिहार के एक युवा स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन के
खिलाफ शुरू किए गए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई। ब्रिटिश आदेशों की अवहेलना करते हुए एक सरकारी भवन पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय सिवान वर्तमान बिहार का जिला है जिनमें उनकी मृत्यु हो गई थी। बिहार में एस्बेस्टस एक चमकदार और रेशेदार खनिज है। यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो यह मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो मुंगेर में पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। बिहार को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? बिहार का कितने भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है? तो बिहार में 3 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। बिहार को 3 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 106। बोला गया है बिहार को किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है? तो दक्षिण पूर्व में धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। धारवाड़ क्रम के चट्टान में इसमें जमुई, मुंगेर, बांका इत्यादि जिले आते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये अपना है बिहार। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण देने के लिए बिहार ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया और 2006 में। संविधान सभा में बिहार से कितने सदस्य शामिल थे? संविधान सभा में बिहार से कितने सदस्य शामिल थे? तो 36 सदस्य थे बिहार से। ठीक है, संविधान सभा में बिहार से कितने सदस्य? तो 36 सदस्य। टोटल है 389। ब्रिटिश भारतीय प्रांत से 292, रियासत 93 और चीफ कमिश्नर से 4। बिहार से 36 सीट है। नेक्स्ट है किस राज्य में अल्पसंख्यक आयोग को पहली बार संवैधानिक शक्तियां दिया गया? किस राज्य में अल्पसंख्यक आयोग को पहली बार वैधानिक शक्तियां दिया गया? तो बिहार में। ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग को पहली बार वैधानिक शक्ति दी गई बिहार में। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन। ठीक है, जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन। जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना जो बिहार सरकार की प्रमुख पहल है, विश्व बैंक के समर्थन से 2006-07 में यह शुरुआत किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 111। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। बोला गया है विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र का आयोजन पेरिस में हुआ। ठीक है, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वें धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। इसमें कुल 11 मराठा सैन्य परिदृश्य शामिल है। 11 नहीं बल्कि 12 मराठा सैन्य परिदृश्य शामिल है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ दिल्ली में। ठीक है, 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ नई दिल्ली में। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह है प्राजक्ता कोली। ठीक है, प्राजक्ता कोली। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं प्राजक्ता कोली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस रिकॉग्नाइजेशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है हिमाचल प्रदेश। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस रिकॉग्निशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो 25 जून को। ठीक है, संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा 25 जून को। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 15 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 16। बोला गया है भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ शुरुआत किया जाएगा? तो यह शुरुआत किया जाएगा अमरावती में। ठीक है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ शुरुआत किया जाएगा? अमरावती में। सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत का तेंदुआ राजधानी कौन बना है? तो तेंदुआ राजधानी के रूप में घोषित किया गया है बेंगलुरु को। ठीक है, तेंदुआ राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो तेंदुआ राजधानी के रूप में घोषित किया गया है बेंगलुरु को। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत किया है? तो उद्योग क्रांति शुरुआत किया गया है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य में भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा किया है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा बगलिहार बांध किस नदी पर है? बगलिहार बांध का संबंध है चिनाब नदी पर। ठीक है, बगलिहार बांध किस नदी पर है? तो बगलिहार बांध जो है वो चिनाब नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 121। बोला गया है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सा सुधार प्रस्तावित है? कौन सा सुधार निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रस्तावित है ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में? मृत्यु पंजीकरण, डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण, पैतृक संपत्ति से मतदाता पहचान, संशोधित मतदाता सूची पर्ची और बीएलओ के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र। इसमें कौन सुधार प्रस्तावित है? तो 1, 3 और 4 हो जाएगा। 1, 3 और 4 यानी कि मृत्यु पंजीकृत डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण होगा, संशोधित मतदाता सूचना पर्ची और बीएलओ के मानकीकृत फोटो पहचान पत्र। 1, 3 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है महिला संवाद अभियान। महिला संवाद अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? महिला संवाद अभियान तो यह बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। महिला संवाद अभियान यह बिहार सरकार ने प्रारंभ किया है महिला संवाद अभियान। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा 7 मई 2025 को प्रदान करने वाले विदेश सचिव का नाम क्या है? तो यह है विक्रम मिश्री। वर्तमान में विदेश सचिव है विक्रम मिश्री। भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया?
भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया का 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह किया गया अबू धाबी में। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 125। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अंगोला एक उत्तरी अफ्रीकी देश है। ठीक है, अंगोला एक उत्तरी अफ्रीकी देश है। हाल ही में अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 121वां सदस्य देश बना है। इसमें बोला गया है कौन सा कथन सही है? तो कोई भी कथन सही नहीं है। अंगोला न तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर और इंडियन सोलर एलायंस का 123वां सदस्य बना है। यह ऐतिहासिक कदम अंगोला के राष्ट्रपति जेनुअल मैनुअल गोकाउलेंस लोरांसो को भारत यात्रा के दौरान उठाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों में से कोई भी नहीं। सीपी रिपोर्ट 2025 के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 5वां है। पहला है वो है अमेरिका का, दूसरा चीन है, तीसरा रूस है, चौथा जर्मनी है, 5वां जो है अपना भारत है। नेक्स्ट है 2025 में जारी पॉवर्टी एंड 2025 में जारी पॉवर्टी एंड इनक्रेटिव ब्रीफ रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह रिपोर्ट विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसके अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 16.2% से घटकर 2.3 हुआ है। लगभग 17 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। असत्य कथन कौन सा होगा? तो असत्य कथन जो हो जाएगा वो केवल एक है। ठीक है, जारी पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट पीईबी जो जारी किया जाता है वह विश्व बैंक ने जारी किया है। ठीक है, विश्व बैंक, ना कि WTO। तो एक स्टेटमेंट गलत है, WTO नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 128। भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेल्बी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेल्बी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। यह कंपनी किस देश की है? तो यह है तुर्की का। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत के लिए पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहला संविधान संग्रहालय उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सोनीपत में। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में किया गया। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23 नवंबर 2024 को किया था। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमिलित करना है। अंबुबाची मेला यह असम में लगता है, कामाख्या मंदिर संबंधित है। खीर भवानी यह जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर में खुबानी फूल महोत्सव का संबंध खुबानी फूल महोत्सव यह लद्दाख में होता है, न कि उत्तराखंड में। चपाचार कूट मेला मिजोरम में है। पूछा गया है कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, गलत मिलान का चयन करें, वो हो जाएगा सी। खुबानी फूल महोत्सव यह होता है लद्दाख में, न कि उत्तराखंड में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश करते समय कोट किया गया कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है, किसका है? ठीक है, तो यह कहे थे गुरजादा अप्पा राव। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, गुरजादा अप्पा राव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 132। बोला गया है केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। कौन सा सिद्धांत इसमें शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। इसमें है गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वस्थ सेवाओं तक पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, हमारे देश में फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो 100% अच्छे स्तर की स्नातकीय शिक्षा, ये शामिल नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। केंद्रीय बजट 2025-26 में खर्च होने वाले शीर्ष 4 मद को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे अधिक अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में बतलाना है, तो सबसे हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि कर और शुल्क में राज्य का हिस्सा, उसके बाद हो जाएगा ब्याज अदायगी, केंद्रीय रक्षा और केंद्रीय क्षेत्र की योजना। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 133 के बाद 134 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित भारत ट्रेड नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बजट 25-26 में घोषित भारत ट्रेड नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित करना। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्नलिखित कथन पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत वेतनभोगी करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा 12.75 लाख रुपए होगी। बिल्कुल सही है। 24 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% आयकर देना होगा। इसमें से दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 136।
136 में बोला गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपेक्षित जीडीपी में वृद्धि कितना है। तो यह है 6.6 से 6.8% तक, 6.6 से 6.8% तक। ऑप्शन हो जाएगा सी। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार असत्य कथन का चयन करें। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत स्थान 7वां है। सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान 3रा है। सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान 3रा है। यह जो है गलत है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा, अब वो हो जाएगा बी। असत्य कथन हो जाएगा बी। निर्माण सेवा में भारत का स्थान 8वां है। वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का स्थान 6ठा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 138। बोला गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथन पर विचार करें। वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटा में लगातार कमी आई है और वित्तीय वर्ष 20-21 में वित्तीय वर्ष 23-24 में पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। इसमें से दोनों स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है। तो पूछा गया असत्य कथन क्या होगा, तो न तो एक और न ही दो, गलत है, दोनों स्टेटमेंट सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 25 में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। तो लगभग 3.8% वृद्धि होने का अनुमान है, 3.8%। ऑप्शन हो जाएगा ए। कृषि क्षेत्र में वृद्धि का अनुमान है 3.8%, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 140। भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे अधिक हो जाएगा वो हो जाएगा कोयला में। उसके बाद दूसरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा सौर। तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा पवन। चौथा है 1, 2, 4। उसके बाद हो जाएगा हाइड्रो और बाद में हो जाएगा गैस, ठीक है। तो कोयला में लगभग 46% ऊर्जा कोयला से बनता है। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बनता है। पवन से लगभग 10% बनता है। हाइड्रो से लगभग पवन से लगभग 10.5 और 10 बनता है हाइड्रो से, और गैस से लगभग 5.4%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12435, 12435। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। ए बी को 4 मिनट की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकंड में हरा देता है। बी की गति क्या हो जाएगी, तो बी का गति हो जाएगा 5.7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मोहन 25 दिन में काम कर सकता है, सोहन 20 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ 5 दिन के लिए श्रम करते हैं। मोहन काम छोड़ देता है। शेष कार्य को करने में सोहन को कितना दिन लगेगा, तो वो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 दिन। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 11 दिन। नेक्स्ट है 143। एक परिवार में पिता माता की औसत आयु 36 साल है। पिता माता और उनकी इकलौती बेटी की औसत 28 है। तो 36 दूनी 72 और 28 तिया हो जाएगा 84। तो पूछा गया है बेटी की आयु क्या होगा, तो 4 में से 2 2, 8 में 7 1, ये हो जाएगा 12 वर्ष। ऑप्शन बी। एक्स का वैल्यू दिया गया है 5.32 इंटू 5.6 प्लस 5.32 इंटू 4.4। तो वैल्यू पूछा गया है एक्स का वैल्यू, इसे हमें फाइंड करना होगा। तो ये सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 10। एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। दुगना दाम पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो वो हो जाएगा 140। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कूट भाषा में टीयर्स को कुछ इस प्रकार से UGDVX लिखा जाता है। तो स्माइल को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो हो जाएगा TOLPJ। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। रीजनिंग है, इसे आप बना लीजिएगा। आगे है अगला है क्वेश्चन नंबर 147। 146 हुआ। 147 में पूछा गया है 11 और 90 के बीच कितनी संख्या जो है 7 से विभाज्य है। 11 और 90 के बीच संख्या जो 7 से विभाज्य है वो हो जाएगा 11, ठीक है, वो हो जाएगा 11। निकालेंगे जो TN = A + N - 1 × D होता है। 7 से 7 दूनी 14 और 12 7 84। 14 से 84 के बीच कितना हो जाएगा, तो इस प्रकार से निकाल लेंगे हम, वो आ जाएगा 11। नेक्स्ट है 10 मीटर लंबी 6 मीटर चौड़ी और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी सड़क की लंबाई ज्ञात करना है। √L² + B² + H² हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे वो हो जाएगा हमें 2√38 मीटर, 2√38 मीटर। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 6 मित्र G, H, M, J, K और L एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। G, L और H के बीच में बैठा है। H, M के दाएं, चौथा है K, H के ठीक दाएं है। L, M के बीच में कौन बैठा है, तो ये हो जाएगा J। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 0, 2, 12, 36, 80, 150। ये क्यूब है और स्क्वायर है, तो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 252। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने सेट नंबर 1 देखा और आपको कमेंट करके बताना है इसका डिस्कशन थोड़ा सा फास्ट किया है लास्ट में, तो क्या डिस्कशन और स्लो करके 2 पार्ट में लाया जाए या एक ही पार्ट में कंटिन्यू रखा जाए, तो आपको कमेंट करके बतलाना है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।